हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग विज्ञान के पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन को देख के ही जाएं। गारंटी है कि आप 70 में 70 लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं, तो पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? ए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। बी, वक्रता केंद्र पर। सी, वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर। और लास्ट है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? उसमें से दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। सी दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। और डी दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस होता है वो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए होता है। जैसे मतलब दूर के लिए होता है। जो उत्तल लेंस होता है वो दूर के लिए होता है। जो उत्तल लेंस होता है वो दूर के लिए होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, किसी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस दोनों के बीच की दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। अगर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए दूरियां, अगर फोकस दूरी माइनस में आता है, अगर फोकस दूरी माइनस में आता है तो वो जो लेंस होगा, दर्पण होगा, वो अवतल होगा। इसमें दिया दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल नहीं। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि अगर फोकस दूरी माइनस में आए, अगर फोकस दूरी माइनस में आए तो उसका उसका मतलब है कि दर्पण हो या लेंस हो, दोनों ही अवतल लेंस होंगे, अवतल अवतल होंगे। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वो होती है। जैसे हम लोग, पहला है कर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली, डी है दृष्टि पटल। तो मानिए हम लोग किसी भी वस्तु को, ये हम लोग का आई है, अगर हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे पड़ता है। तो रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दो चालक तथा जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो मान लीजिए कोई तार है, दो तार है,
दो तार है, उस तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान, इसका लंबाई और व्यास, इसका लंबाई और व्यास दोनों ही समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर दूसरा में पार्श्व क्रम में है, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो पहला है 1:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है 1:4 और चौथा है 4:1। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा 1:4। इसका सही आंसर होगा 1:4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो अगर लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो ए दिया है बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तन नहीं होता, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर लघु परिपथ के समय विद्युत धारा की मान, अगर मान लीजिए तो इसमें विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा अगर मान लीजिए लघु परिपथ है, छोटा परिपथ है, उसमें विद्युत धारा की मात्रा अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? ए जनित, बी ग्लाइकोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। इसका सही आंसर होगा जनित। इसका सही आंसर होगा जनित। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है केमिस्ट्री का टमनी है। इसका आंसर होगा, इसका दिया है ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर होगा सी उपधातु। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र आप सबको पता होना चाहिए। इसका सही रासायनिक सूत्र जो होता है PbNO2 होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जो अशृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ए C2H6, बी C2H4, डी मीथेन दिया है और डी C3H8। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, C2H4। आगे अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह है, जो प्रोपेनेल होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसका सही आंसर होगा CHO। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का UPSC नाम क्या होता है? तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसका UPSC नेम, अगर आपको UPSC नेम का फुल मतलब चाहिए कि कैसे लिखा जाता है तो कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH। ठीक है, तो इसका UPSC नाम होगा एथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है,
उसके ऑक्साइड सूत्र क्या है? इसका ऑक्साइड सूत्र जो होगा MO होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, वृक्कों का क्या कार्य होता है? जो किडनी होती है हमारे शरीर में, उसका काम क्या होता है? A श्वसन, B प्रजनन, C उत्सर्जन और D पाचन। तो इसका सही आंसर होगा C, क्योंकि जो किडनी होती है हमारी, उसका काम होता है उत्सर्जन करना, ना कि श्वसन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों पर कलियां उत्पन्न हो जाती हैं? पुदीने में न, तो ये तो नहीं होगा। बी है आलू में, ये भी नहीं होगा। सी ब्रायोफिल्लम में, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफिल्लम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक हैं। तो ए दिया है H.J. मूलर, सी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर जॉन मेंडल और J.D. वास्टन। तो यहाँ सबको पता है हम लोगों को कि इसका जो सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल है। वही मेंडल है जो जिन्होंने मटर पे, उद्यान मटर पे अपने 7 लक्षणों को प्रयोग किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 DNA तंतु आपस में जुड़ते हैं। जो 2 स्ट्रैंड होता है DNA का, वो आपस में किससे जुड़ता है? तो वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस C है, तो यहाँ पे G होगा। तो ये जुड़ता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा, जैसे मुकुलन, जैसे मतलब मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ऐसे पौधा बन जाए, पौधा मान लीजिए ये कोई ऐसे पौधा है, इसमें से यहीं से मुकुलन होके मतलब टूट के नया जीव बन जाए, उसे हम, वो कौन किस में होता है? तो वो ना ही तिलचट्टे में होता है, ना ही केचुए में होता है, ना ही कबूतर में, ये होता है हाइड्रा में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। अभी हम आप लोगों को बताया है कि जो मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, जिसमें मेंडल ने 7 लक्षणों का प्रयोग किया था, वो कौन सा पौधा है? तो वो है उद्यान मटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख के ही जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो अंडाशय होता है वो मादा में ही पाया जाता है, गर्भाशय भी मादा में ही पाया जाता है, और डिंब वाहिनी भी मादा में ही पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होती हैं वो नर जनन तंत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये अगर इसका आपको फुल वीडियो चाहिए, इसका भी चाहिए वीडियो आपको, बहुविकल्पी तो हमने सॉल्व करा दिया। अगर आपको रिटेन का भी चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट में हमें बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए रिटेन भी, तो हम बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।